नमस्कार। न्यूज लेटर विचरा के रंजन में सियावर शरण जी का स्वागत है। ये जमशेदपुर के बहुत मजबूत स्तंभ हैं और ये जो वाम विचार बोलते हैं उनके भी बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं। और जमशेदपुर के स्थापना काल की तो हम बात इनके साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जमशेदपुर से जुड़े जो पुराने नए सरोकार हैं उनसे इनका साबका है। तो श्यावर जी, आपसे हम यह जानना चाहते हैं बहुत संक्षेप में कि चूंकि जो जमशेदपुर है 100 साल से ऊपर का शहर है। जमशेदपुर को लोग मजदूरों का शहर बोलते हैं। तो जब मजदूर की बात होती है तो वामपंथ की बात होती है। वाम से जुड़े जो तमाम विचारधाराएं होती है उसकी बात होती है। आपसे हम बहुत संक्षेप में यह जानना चाहेंगे कि चूंकि जमशेदपुर शहर में वामपंथ का इतिहास जो है बहुत मजबूत इतिहास रहा है। चाहे इसको जिस रूप में आप परिभाषित कर लें, आप इसको आए संसदीय राजनीति में आए या जिस रूप में भी आए, लेकिन आज की तारीख में जो वामपंथ की स्थिति जमशेदपुर में है वो कहीं ना कहीं से संतोषजनक नहीं मानी जा सकती है। तो मेरा पंच लाइन या जो भी लाइन है वो यह है कि वामपंथ के शहर में, ठीक है ना सर, वामपंथ के शहर में वामपंथ की जड़ क्यों खुद गई। मेरा विषय बहुत स्पष्ट है और हमको लगता है कि आपको आवाज जा रही होगी कि हाँ, वामपंथ के शहर में, क्योंकि वामपंथ की जब भी चर्चा होगी, जो बुर्जुआ वर्ग की चर्चा होगी या फिर सर्वहारा की चर्चा होगी, तो जमशेदपुर की चर्चा होगी। चाहे जिस रूप में हो या जिस तरीके से हो, उसको परिभाषित करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे लंबे समय से। लेकिन मेरा बहुत संक्षिप्त में सवाल है कि वामपंथ के शहर में वामपंथ की जड़ क्यों खुद गई। वामपंथ ने इस शहर में अपना अस्तित्व क्यों खो दिया। जी जी। तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ राकेश जी। जी आवाज जा रही है ना? जी ठीक है। जी बेशक। हाँ, तो ठीक है। पहली बात तो यह है कि इसमें जो आप सवाल रखे हैं वो उसमें कोई मतभेद नहीं है कि जमशेदपुर शहर में एक दिन वामपंथी आंदोलन, मजदूर आंदोलन मजबूत था और आज कमजोर है। जी इसमें कोई बहस की बात नहीं हो सकती है क्योंकि यह तथ्य है। अब यह जी है कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये एक तो गहन विषय है। इसमें सारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वामपंथी आंदोलन, मजदूर आंदोलन में। उन सारे लोगों को आपको जानकारी लेनी होगी और विचार लेने होंगे, तब कुछ निष्कर्ष की ओर बढ़ने में सुविधा होगी। फिर भी इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा अपना ओपिनियन दे रहा हूं जी कि पहली बात तो यह है कि देखिए, वामपंथ या कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट से मतलब कम्युनिस्ट मूवमेंट से हम वामपंथ लेते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है, अंतर्राष्ट्रीय फेनोमेना है। और यह पूरे दुनिया में कम्युनिस्ट आंदोलन और स्थानीय आंदोलन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्ट आंदोलन कमजोर हो गया तो यह बहुत संभव नहीं है कि एक दो स्थानों पर बहुत मजबूती रूप में टिका रहे, जी क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में जब कम्युनिस्ट मूवमेंट में विभाजन हुआ, महान बहसें हुई, रूस और चीन में विवाद हुआ, उसके बाद में दो खेमे बने। उन पर मैं नहीं जा रहा हूं कि वो एक उस बहस पर, लेकिन उसके बाद फिर देखे कि रूस जो है वह ऐसे, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार खत्म हो गई। उसके बाद पूर्वी यूरोप के जो जितने देश थे जो साम्यवाद के प्रभाव में डायरेक्ट थे या साम्यवादी शासन हो गए थे, वहां पर सरकारें ध्वस्त हो गई। तो यह एक दुनिया में एक कम्युनिस्ट आंदोलन पर असर पड़ा, तो इसका असर जमशेदपुर पर भी पड़ना था। और जमशेदपुर ही नहीं, भारत के कई ऐसे जगह
जो पहले एक समय वामपंथ के गढ़ थे, वो ऐसे गढ़ नहीं रहे। आप यहाँ तो एक जमशेदपुर देख रहे हैं, आप बंगाल को देख सकते हैं, ऐसे कानपुर को देख सकते हैं, बॉम्बे को देख सकते हैं। तो यह एक मतलब, हमारा कहने का मतलब है कि जमशेदपुर में जो वामपंथ कमजोर हुआ है, उसका अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट मूवमेंट से भी इसका संबंध है। और जब तक उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं होगा, तब तक वामपंथ किसी भी क्षेत्र में थोड़े मोड़े काम होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन वह एक ऊंचाई तक नहीं जाएगा। इसलिए सर अगर सर सर हाँ, सर आपको हम एक हाँ, टोक रहे हैं कि आप हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाम आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप रह रहे हैं भारत में, आप भारत की बात करिए। आप उस पृष्ठभूमि में बात करिए कि भारत आज के तारीख में जो वैश्विक परिदृश्य में जहां भारत है, और क्यों करके क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं तो आपको तो लोग बोलता था कि भैया तो रूस में वर्षा होती है तो भारत के जो कम्युनिस्ट हैं वो छाता लगाते हैं। हो सकता है अच्छी शक्ति हो सकती है, लेकिन आप यह कह के कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी बातें हो रही है, उसका भारत पर असर हो रहा है, तो क्या कहीं आपने भारत से सीखने के लिए, या भारत अपनी जो जमीन है माने अपनी जो परिदृश्य है उससे सीखने में आपने कहीं कोताही की? वो एक अलग है, लेकिन पहले हम यह कह रहे हैं कि जी इस चीज को अगर दिमाग में नहीं रखेंगे, है ना, तो जी हम इसके जड़ पर नहीं जा सकेंगे। क्योंकि जी उसके बाद कम्युनिस्ट मूवमेंट में टूट हुई, जी जमशेदपुर में भी टूट हुई, जी और जमशेदपुर में एक अच्छी टीम जो वाम आंदोलन में, मजदूर आंदोलन में थे, वो ऐसे बिखर गए। जी तो हम यह कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टूट का असर भारत के कम्युनिस्ट पार्टियों पर पड़ा, और भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों पर विभाजन का असर जमशेदपुर में पड़ा। और जमशेदपुर के आप अगर जाएंगे तो केदार दास सीपीआई में रह गए, जी निरपेंद्र चटर्जी वगैरह बहुत लोग नक्सल मूवमेंट में आ गए, सत्यनारायण सिंह मूवमेंट नक्सल मूवमेंट में आ गए, कुछ लोग सीपीएम के अंदर मजदूर आंदोलन के नेता चले गए। तो जमशेदपुर में भी जो वामपंथी आंदोलन के रीढ़ माने जाने वाले या मजदूर आंदोलन चलाने वाले, वे कई केंद्र में विभाजित हो गए। जी ये जी ठीक। जमशेदपुर के मजदूर आंदोलन पर असर पड़ा, इस रूप में इसको हम रखते हैं। क्लियर तो हुआ राकेश जी जी हम क्या कहना चाहते थे? हम यह कह हाँ, रहे थे दूसरी सर बात कि है जी 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 आप बोलिए सर, जी, आप बोलिए। हाँ ना, बोले ना, बोला जाए ना। एक पॉइंट तो हाँ मैं बताया कि वो उससे जमशेदपुर अछूता नहीं रह सकता था, नहीं इसको सर, लेकिन जमशेदपुर में भी असर पड़ना था। और लेकिन पड़ा कैसे पड़ा कि जी पूरी टीम डिस्टर्ब हो गई। दूसरी बात जो आई कि एक जो कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसे अभी भी कम्युनिस्ट पार्टियां कहे कि इतनी विखंडित हुई, जी और कुछ कुछ काम सभी लोग कर रहे हैं, जी कुछ कुछ काम, लेकिन वह जैसे कुछ लोग मजदूरों में थोड़ा काम कर रहे हैं, कुछ असंगठित मजदूर में काम कर रहे हैं, कुछ लोग गांवों में काम कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिस्ट संगठन के अंदर नहीं है, एक कई कम्युनिस्ट, क्योंकि यहाँ कम्युनिस्ट के नाम पर कई संगठन काम कर रहे हैं, और सभी के हिस्से में थोड़े थोड़े हैं। अब यह थोड़े थोड़े हैं, इसको एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए, और आज जो परिस्थिति है, जो ग्लोबलाइजेशन का मजदूर वर्ग पर असर पड़ा है, इसमें स्कैटर्ड मूवमेंट बहुत प्रभावकारी नहीं हो। तो एक तो यह है। दूसरा बात है कि एक पुरातन समय से कुछ कम्युनिस्ट मूवमेंट में कामजोरी यहां रही, जमशेदपुर में भी, जी कि ये देखिएगा कि यहाँ शहर में एक तरफ मजदूर आंदोलन चलते रहा, और गांव में एक तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, इस तरह के बहुत उनके प्रभाव के लेकर के गांव में आंदोलन चलते रहा, और जी शहर में बेशक। एक मजदूर आंदोलन चलते रहा। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग धाराएं में विकसित हुई।
इन दोनों मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसका कई कारण हो सकते हैं। या तो यहाँ पर जो मजदूर मूवमेंट में लोग थे उनका सामाजिक जड़े गांव में के साथ रिश्ता में उतने नहीं थे, और जो लोग गांव के आदिवासी मूवमेंट में लीड कर रहे थे उन लोगों का सोच भी सीमित दायरे में था। इसलिए एक पैरेलल मूवमेंट का ग्रोथ हुआ यहाँ पर, एक शहर में मजदूर आंदोलन और एक गांव में किसानों का आंदोलन। अन्य जगहों पर क्या होता है कि शहर में और गांव में समान सामाजिक ग्रुप के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ का अलग सामाजिक ग्रुप है गांव में और अलग सामाजिक ग्रुप से आए हुए हैं मजदूर में। इनके बीच में सामाजिक रिश्ते नहीं है, इसलिए भी ये दोनों आंदोलन नहीं जुड़ पाते हैं अगर आप इनको सचेतन रूप से जोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। नहीं सर, तो एक सवाल है। जो गांव से आ रहे हैं शहर में, ठीक है, शहर हाँ, तो था हाँ, नहीं, शहर बसाया हुआ शहर है। अगर गांव से लोग आ रहे हैं और उनकी विचारधारा और शहर की विचारधारा में कहीं टकराहट होती है तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाते उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये तो पहले बोले ना कि यहाँ का मजदूर वर्ग का कंपोजिशन क्या है, सामाजिक कंपोजिशन को देखिए। यहाँ के मजदूर वर्ग जो बना है ना, उसमें मेजर हिस्सा बिहार के लोग, यूपी से लोग, उसके बाद में बंगाल से या वो ईस्ट बंगाल बना उससे आए हुए लोग, मतलब यहाँ के लोकल जो जिनको हम लोग बोलते हैं आदिवासी या महतो सदान, इनका कंपोजिशन यहाँ के मजदूरों में बहुत कम है। इसलिए यह एक गैप होना स्वाभाविक है कि मजदूर आंदोलन और यहाँ के किसान आंदोलन ये दोनों के अलग अलग सोशल कंपोजिशन है। ये गैप कॉन्शियस रूप से कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ना होगा। कुछ हद तक तोड़ा भी गया। जो कम्युनिस्ट कैडर शहर में काम कर रहे थे वही कैडर गांव में भी काम शुरू किए और गांव में एक अच्छा प्रभाव दे पाए, क्योंकि उन्होंने गांव में जमीन की लड़ाई लड़ा, बहुत सारे शोषण के जो आयाम थे ट्राइबल वगैरह के लोग लड़ा। लेकिन जब पूरे दुनिया में नेशनलिटी का, राष्ट्रीयता का एक मिडिल क्लास का ग्रोथ हुआ और यहाँ पूरे देश में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ, तो वहां पर अगर मजबूत राजनीतिक संगठन नहीं है तो वो वर्ग अपने से खिसकते हुए अपने नेशनलिटी के एस्पिरेशन, वर्ग के एस्पिरेशन और नेशनलिटी के एस्पिरेशन को जोड़ नहीं पाया और वह से अलग ढंग से विकसित हो गया। इसलिए आप सर किस नेशनलिटी की बात करते हैं? आप किस नेशनलिटी की बात करते हैं? आप जो नेशनलिटी की बात, हाँ, तो एक खास करके जागरण नेशनलिटी का हुआ जिसमें देखिएगा आसाम आंदोलन हुआ, पंजाब में आंदोलन हुआ, झारखंड में 80 के दशक में बहुत मजबूत झारखंड आंदोलन शुरू हुआ, बिहार में आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ। ये 80 के दशक से यह दौर बहुत जोर पकड़ा है। ऐसे भी बीच बीच में होते रहे हैं कम ज्यादा, लेकिन आप 80 के दशक के बाद देखिएगा कि यह कम बहुत इतना जोर पकड़ा कि बिहार के गांव में आप देखिएगा कि जो बैकवर्ड कास्ट का किसान था वह बहुत राजद की तरफ मुड़ा, यहाँ पर जो है झारखंड में जेएमएम की तरफ मुड़ा। तो ये फेनोमेना कम्युनिस्ट मूवमेंट का ही एक हिस्सा टूट करके उस धारा की तरफ गया। यही पीरियड है, ये पूरे देश में हुआ और सब जगह पर वामपंथी आंदोलन पर इसका प्रभाव पड़ा। और सिंहभूम में जमशेदपुर और सिंहभूम को हम जुड़ा हुआ लेते हैं, यह प्रभावित हुआ, क्योंकि यह भी हम देखे हैं कि जैसे एक हड़ताल का हमको अनुभव है जादूगोरा और राखा माइंस, जिसमें मैं खुद शरीक था, कि जब मजदूरों का हड़ताल हुआ तो गांव के किसान मजदूरों के पक्ष में तीर धनुष लेकर के आ गए और कारखानों को घेर लिया। तो वहां पर ऐसे मैनेजमेंट बहुत घबरा गई
और मजदूरों और किसानों की एकता बनी और जाकर के वह बहुत जल्द झुक गई, क्योंकि वहां के बगल अगल में किसानों में भी काम था और मजदूरों में भी काम था। तो कॉन्शसली दोनों जगह काम हम डेवलप किए थे, लेकिन ये सारा चीज कंटिन्यू नहीं रख सका। इसलिए यहाँ गति देना है तो गांव और शहर, क्योंकि आधा अभी तो आप जानते हैं कि यह पहले यह संगठित का मजदूर का शहर था। 90 में 100 में 90 संगठित मजदूर थे, 10 असंगठित मजदूर थे। अब उल्टा हो। आज हर एक कारखाना में हो गया कि 60 से 70 से ज्यादा प्रतिशत असंगठित हो गए और 10%, 20%, 30% संगठित लोग हो गए। अब एक असंगठित मजदूर का बहुत बड़ा सेक्शन गांव से आते हैं। वो गांव में किसान भी हैं, गांव में, और यहाँ पर है, यहाँ ट्रेड यूनियन वामपंथी करते हैं, वहां पर वे जेएमएम या अपने उस तरह के में शरीक होते हैं। तो इस तरह के अभी जो असंगठित मजदूरों का दौर आया है, वह केवल शहर में मजदूरों के बीच में काम केंद्रित करके वामपंथी आंदोलन को नहीं बढ़ा जा सकता। और यह भी हुआ कि पहले के वामपंथी आंदोलन जिसमें हम बोल रहे हैं कि उस समय टिस्को टेल्को की मजदूरों का सुविधा और वेतन बहुत कम था। टिस्को के हड़ताल के बाद, ग्रेड रिवीजन के, वेज रिवीजन के हड़ताल के बाद टाटा कंपनी ने यह सोचा कि इन मजदूरों को में कुछ सुधार लाया जाए ताकि इन लोगों के मजदूरों में एक क्रांतिकारी तेवर नहीं लहरा जाए। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टिस्को टेल्को के मजदूर, जब ऑल इंडिया हड़ताल होता है तो उसमें वे नहीं शामिल होते हैं और उनको शामिल करने वाली इंटेक यूनियन भी उनको कॉल नहीं देती है, इन्वॉल्व नहीं करती है। तो ये परमानेंट मजदूर और ये असंगठित मजदूर दोनों अलग अलग श्रेणी में हो गए। और यह एक रिफॉर्म जो हुआ टिस्को टेल्को कंपनी का, तो अब वह परंपरागत ढंग का वाम आंदोलन कमजोर हो गया, क्योंकि उस समय मजदूरों की स्थिति परमानेंट की खराब थी। अब असंगठित मजदूर, हाँ सर एक बहुत अहम सवाल आ गया। जो वर्ग विभेद जो पैदा हुआ, जो वर्ग विभेद, जो आप अस्थाई की बात कर रहे हैं, अस्थाई की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ग विभेद जो पैदा हुई, उसमें कहीं ना कहीं जो मजबूत जो विचारधारा होनी चाहिए, जो उसके नींव थी, क्या कहीं उसमें आपको लग रहा है कि उन्होंने अपने जो क्या बोलते हैं उसको, माने इधर उधर किए, कहीं ना कहीं वो कमजोरी हुआ हो उनके स्तर से? एक इसको हम ऐसे समझ लेंगे कि देखिए, ये दुनिया के पैमाने पर भी ये प्रॉब्लम आया था, क्योंकि जब माने शुरू में मार्क्स एंगल्स सोचते थे कि ब्रिटेन में क्रांति होगी, क्योंकि वहां मजदूर सबसे क्रांतिकारी वर्ग है, तो ब्रिटेन में औद्योगिक मजदूर संख्या ज्यादा है, तो ब्रिटेन में क्रांति होगी। लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि दुनिया को जो उपनिवेश बना करके ब्रिटेन रखे हुए है, उसका कुछ हिस्सा मजदूरों में रिश्वत के रूप में दे रहा है, और उस मजदूरों को लाभान्वित होकर के वे क्रांति से विमुख होकर के सुधारवादी रास्ते पर चले गए। तब उसके बाद में क्रांति का सेंटर ब्रिटेन नहीं रहा, जहां शोषण ज्यादा एक्यूट था, रूस में क्रांति हुई। तो उसी तरह से जब यहाँ यह शिफ्ट कर गया, यहाँ पर जब मजदूर वह लाभान्वित हो गए, जो मजदूर का एक हिस्सा, अब उनमें राजनीतिक काम करके आप 10% 15% लोगों को आप पुख्ता कर सकते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई। तब आपके काम का सेंटर भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे ब्रिटेन से रूस शिफ्ट किया, उसी तरह से आपको अस्थाई मजदूर से अस्थाई मजदूर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और अस्थाई से गांव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इस पेरीफेरी की तरफ से अब ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसका असर भी परमानेंट पर पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिविलेज हुए हैं लेकिन संकट से मुक्त थोड़े होंगे। इस सिस्टम में तो मजदूर ही है उनके अंदर, लेकिन ज्यादा पॉलिटिकल राजनीतिक ये चेतना लाना होगा, आर्थिक डिमांड से ज्यादा इनके बीच में
राजनीतिक काम करने की जरूरत है, और उन लोगों के लिए जो असंगठित मजदूर हैं और उससे ज्यादा किसान हैं, तो काम करने के कम्युनिस्ट मूवमेंट को अपना क्षेत्र भी, ओरिएंटेशन भी शिफ्ट करना होगा, तो जो सर नहीं कर देखिए, पा रहे हैं। सर अब बहुत बहुत सीधा सवाल हो रहा हाँ है। अब बहुत सीधा सवाल यह आ हाँ। रहा है कि जो देश काल हम्म परिस्थितियां होती है, ठीक है, जो देश हम्म काल हम्म परिस्थितियां होती है, किसी कवि ने कहा है कि मत पूछो कि कौन कहाँ बैठे हैं, हर जगह पे यहाँ हम्म गलत लोग बैठे हैं, ठीक है। आपको लग रहा हम्म है कि कहीं हम्म। आप वाम आंदोलन में भी कोई ऐसे कोई तत्व है जो कहीं ना कहीं आपके लिए आत्मघाती कदम उठा रहे हैं और उस कारण से आपका वाम आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए राकेश जी। हम यह बोल रहे हैं कि गोपाल दास नीरज एक कवि थे, ठीक है। वो बहुत फिल्मों में भी लिखे हैं, मेरा नाम जोकर वगैरह, जो फिल्म वगैरह नहीं था जो वो सब आया था, तो हम्म उसमें कहे कि मत हम्म पूछो कि कौन कहाँ बैठे हैं, हर जगह पे गलत हम्म लोग यहाँ बैठे हैं। उसको आगे जोड़ते हैं कि जिन्हें रहना चाहिए जेल में वही यहाँ बैठे हैं। मतलब समझ रही, लोकतंत्र के परिदृश्य में उन्होंने कहा कि जिनको जेल में जिनकी जगह है वो आपके निर्णायक जगह पर आके बैठे हैं। तो हम कह रहे हैं कि क्या वामपंथ में भी कहीं कोई घुसपैठ हुई है, जो ये सत्ता, जो पूंजीवादी विचारधारा है, उसको कहीं ना कहीं आपके वामपंथ में घुसेर रहे हैं, मैंने नहीं सोचा उसमें डाल रहे हैं, जिसके कारण आपका हाँ आंदोलन हाँ। कहीं कमजोर हो जाए। अब इस पर हम अपनी बात रख रहे हैं राकेश जी। जी रखिए। देखिए, हाँ, व्यक्तिगत घुसपैठ तो सभी जगह होता है। आज तक कोई कम्युनिस्ट मूवमेंट नहीं हुआ है। रूस के तो सेंट्रल कमिटी के कम्युनिस्ट मूवमेंट में सेंट्रल कमिटी में ही इंटेलिजेंस वाला चला गया था, और उसने बहुत काम भी करते रहा, मैगजीन वगैरह भी बांटते रहा। बाद में चिन्हित हुआ तो उसको पनिश किया गया। तो ऐसा घुसपैठ तो कमजोर करने के करते हैं, लेकिन अगर पार्टी का ओरिएंटेशन ठीक है तो ऐसे तत्वों को निपट लेता है, उनको साइड कर लेता है। लेकिन ओरिएंटेशन पार्टी का ही दिशा खराब होने लगती है, क्रांतिकारी दिशा से भटक जाता है, तब वह ऐसे फोर्सेज जब आ जाते हैं तो वे खुद आइसोलेट होते हैं, उनको आइसोलेट करने की स्थिति नहीं होती। अब जैसे मैं उसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूं, ये सब बहुत थोड़ा टचिंग चीज है जो आप जो उठाए हैं ना, वो जनरल मुद्दा नहीं है, बहुत ठोस और टचिंग चीज है, लेकिन कुछ तो उस पर बहस आनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक हम मोटे तौर पर हम यह कह रहे हैं कि जमशेदपुर में टाटा है, असंगठित मजदूर भी टाटा घराने में है, संगठित मजदूर भी टाटा घराने में है। ये एक बहुत बड़ा इसका यहाँ के राजनीति पर रोल। अब यहाँ को क्रांतिकारी दिशा में आपको मजदूर को ले जाना होगा, तो टाटा के ओरिएंटेशन से, प्रभाव से आपको मुक्त करना होगा, क्योंकि उसी से लड़ना है। और केदार दास वगैरह का इसमें रहा भी कि वे टाटा से आजीवन लड़े। अब अभी क्या है, यहाँ पर टाटा में रिकॉग्नाइज यूनियन, टिस्को, टेल्को सब जगह इंटैक्ट है। देश भर में भाजपा के भी जब शासन आई, एनडीए की भी शासन आई, तो जमशेदपुर में मान्यता इंटक को ही मिला रहा। यह अपना चेंज मान्यता को नहीं किया, बीएमएस को मान्यता में नहीं लाया। तो कैसे उसने डील किया टाटा कंपनी कि सरकार के स्तर पर हम भाजपा से डील करेंगे और ट्रेड यूनियन के स्तर पर हम इंटक से डील करेंगे। अब अगर इंटक और इंटक यूनियन टाटा के साथ पूरा यहाँ अटैच्ड है, मान्यता पर है, अब उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन बना करके और जमशेदपुर के स्तर पर मजदूर आंदोलन को रेडिकलाइज नहीं कर सकते। अब इसके कारण क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, इंटक भी कुछ फोर्स है, तो चलिए ले करके कुछ किया जाए। तो उसके बाद में इंटक को भी रखा जाता है, लेकिन कोई इंटक
बाकी जगह ट्रेड यूनियन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हड़ताल के लिए काम करती हैं स्मॉल इंडस्ट्री में सफल बनाने के लिए, लेकिन टिस्को टेलकॉम में प्रयास भी कुछ नहीं करती हैं। तो यह क्या होता है कि ये जो दक्षिणपंथी नेतृत्व मजदूर आंदोलन में है उससे वामपंथी आंदोलन अटैच्ड होता है और धीरे धीरे वह बहुत मजबूत होगा, तब वह उसको अपने अच्छे लोगों को खींच लेगा जहां पर अच्छे मजदूर हैं। लेकिन अगर वह बहुत मजबूत नहीं है, ऊर्जावान नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो इसका असर क्या होगा कि उस संयुक्त कोऑर्डिनेशन में वाम पंथ में जो थोड़ी कमजोरियां और आज में स्वाभाविक है वो उससे प्रभावित होंगी और धीरे धीरे अपना रेडिकलिज्म खो देगा। तो इसलिए व्यक्तिगत घुसपैठ का मामला नहीं है, ये प्योर ये एक ओरिएंटेशन का सवाल है संगठन का, और संगठन के ओरिएंटेशन के अंदर में गड़बड़ी से ये सारी गड़बड़ियां व्यक्तिगत आई। तो सर अभी हम अभी समय खत्म हो रहा है, इस पे हम फिर आगे तुरंत आपको लिंक देंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन हम निष्कर्ष पर आते हैं कि आप जिस ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, जिस ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वामपंथ के जो अगुआ है, जो आपका लीडरशिप है, जो आपका नेतृत्व है, वही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्या आप इससे सहमत हैं? इससे हम तुरंत अभी अगले अंक में आपसे बात करते हैं। इसको कोई कैसे अस्वीकार कर सकता है? अपनी कमजोरी नहीं रहेगी तो दूसरा हमारे कमजोरी का लाभ कैसे उठा पाएंगे?